हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। सबसे पहले आप सभी को आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, हम लोग होली तो कल मनाना है ना, आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी जो पॉलिटी कर रहे थे क्लास 6 वाली, वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी पे पहुंचा है। ठीक है, तो जो हमारी क्लास 7 के एनसीईआरटी है, आज हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी में आज जो पहला चैप्टर है उसका नाम है समानता। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, अदर एग्जाम्स में भी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जो कुछ चित्र बना करके दिखाए गए हैं, इन्हीं चित्रों के माध्यम से चैप्टर की शुरुआत हुई है। कुछ कहानियां बताई गई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का अपना एक फिक्स पैटर्न है कि वो कुछ कहानियों के माध्यम से आपको सब्जेक्ट की जो समझ है वो बताने की कोशिश करती है। तो वहीं आपको ये जो चैप्टर 1 है समानता जिसका नाम है, उसमें स्टार्टिंग में ये वाला चित्र बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरा चित्र आप देखिए, दूसरे चित्र में आपको कुछ लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इससे आपको समझ आएगा ना कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें कैसे तरह तरह के लोग होते हैं, तभी तो आपको समझ आएगा कि हाँ सच में लोगों के मध्य समानता है या फिर नहीं है। देखिए, आपको यहाँ पे एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिनका नाम है छोटे लाल, और ये इनका पेशा क्या है, ये किसान है। ठीक है, यानी कि फार्मिंग करते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं यानी कि एक महिला है जिनका नाम है मंजीत कौर, और ये क्या है, तो ये टीचर हैं यानी कि शिक्षिका हैं। तीसरा जो व्यक्ति हैं वो है तेजा सिंह, और ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं अर्थात व्यापारी हैं। चौथे जो हैं वो हैं गिरीश राव, छात्र हैं हमारे आपकी तरह। ठीक है, और आगे देखें एक और महिला हैं जिनका नाम है कांता देवी जी, और ये क्या काम करती हैं, तो ये हाउस वाइफ है अर्थात घरेलू कामगार हैं। और साथ में एक और महिला है जो कि ये भी घरेलू कामगार हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुजाता कुमारी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के पेशे वाले लोग आपको सोसाइटी में देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्हीं लोगों के मध्य समानता असमानता आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमारा जो चैप्टर को कंप्लीट कराने का तरीका है वो है कि हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पीवाईक्यूज लेते हैं। तो आप देखें 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था तो देखिए जो हमारा 2023 में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक पीवाईक्यू बना हुआ है जो कि इसी चैप्टर से है। सबसे पहले हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो जो पीवाईक्यू है वो कौन सा है, वो मिड डे मील से बना हुआ है, यानी कि जो मध्याह्न भोजन योजना है उसके बारे में पीवाईक्यू बना हुआ है। इस चैप्टर में इस स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि समानता वाले चैप्टर में इसका क्या मतलब इसको क्यों रखा गया है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो समानता है ना, वो मतलब मिड डे जो मील स्कीम लाई गई थी उसके पीछे का जो तर्क दिया जा रहा था, एक तो ये था कि लोगों में समानता का जो भाव है वो डेवलप किया जाए, और दूसरा बच्चों का जो नामांकन है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि 100% बच्चों का नामांकन कराया जाए विद्यालय में। इन्हीं दो मेन उद्देश्यों को लेकर के ये जो मिड डे मील स्कीम है वो चलाई गई थी। और इसके और एक भी बात थी, जिससे मतलब कि जो बच्चे हैं ना वो क्या थे, कुपोषण के शिकार हो रहे थे। तो कम से कम बच्चे जो है खाने पीने की नीयत से ही या खाने पीने की इच्छा से ही विद्यालय जाएं, लेकिन जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब सोच विचार करके जो मिड डे मील है उसको हमारे यहाँ चलाया गया था। तो इसी वजह से समानता वाला जो चैप्टर है उसमें इस वाले स्कीम का डिस्कशन किया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आएगा, फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन के द्वारा कथन को समझाइए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, जो सामाजिक न्याय या समानता है, जो जातिगत पूर्वाग्रह है, इनको कम करने के लिए ही तो इस तरह की बातें लाई गई हैं। अब जैसे जो उच्च जाति के कहलाने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग उच्च जाति के लोग हैं, वो भी, और साथ में जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी, जब मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चे खाना खाते हैं, मतलब भोजन करने बैठते हैं, तो फिर वो ये नहीं कहते कि हम उच्च जाति के हैं तो हमारे लिए अलग जो कुक हैं वो आके खाना बनाएंगे या हमारे लिए अलग कतारें बनाई जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे लोग एक साथ मिलजुल करके वहाँ पे भोजन करते हैं। ठीक है,
तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, तो ये बात भी एकदम सही है। इवन मैंने अपने यहाँ ही प्राइमरी में देखा था, लोग मतलब हमारे ही गांव की एक महिला थी जिन्हें लोग दलित मानते थे, लेकिन वो वहाँ पे खाना बनाया करती थी। घर में ना जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं वो लोग घर में उसका विरोध किया करते थे कि यार वो मतलब निम्न जाति की महिला होकर के भोजन बना रही है, हमारे बच्चों का तो धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है वगैरह वगैरह। दुनिया भर के ढोंग आपने भी देखे होंगे अपने गांव समाज में, हमने भी देखे हैं। तो इस तरह के जो ढोंग हैं, ढोंगियों का ढोंग चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी खाना बनाने के लिए वही महिला रही और वही खाना बनाया करती थी और सारे लोग साथ में मिलजुल करके खाया पिया करते थे। ठीक है, तो ये ना कम से कम जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे मतलब कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, भविष्य के निर्माणकर्ता माने जाते हैं हमारे बच्चे, तो उन बच्चों के मन में इस तरह की जो मेंटालिटी है वो ना डेवलप होने पाए, ऊंच नीच जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं वो ना डेवलप हो, इसको लेकर के, इस तरह की बातों को लेकर के ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत दलित वर्ग की महिलाओं को भोजन बनाने के लिए रखा जाता था। ठीक है, तीसरा करें स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, तो हाँ ये बात भी सही है। बच्चे जो पहले गरीब मतलब जो गरीब बच्चे हुआ करते थे, कभी कभी क्या होता था, कभी कभी क्या अक्सर देखने को मिलता था कि वो कुपोषण के शिकार हो जाते थे। ठीक है, उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था और खाना पीना भी नहीं मिलता है, और जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके माता पिता कैसे अफोर्ड कर पाए उनको पढ़ाना लिखाना, तो क्या हुआ कि उन्हें लगता था, यानी कि जब मिड डे मील स्कीम आई तो पेरेंट्स को भी लगा ठीक है अगर बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं तो कम से कम पेट भर भोजन तो मिलता रहेगा। और सरकार भी चाहती थी कि भोजन के लिए ही अगर बच्चे आएंगे तो दो समस्याएं दूर होंगी, एक तो जो नामांकन कम है वो बढ़ेगा, यानी कि नामांकन जो बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है वो पूर्ण होगा, और एक ये उद्देश्य पूर्ण होगा कि जो कुपोषण है बच्चों में वो समाप्त। ठीक है, तो तीसरा वाला जो विकल्प है वो भी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, तो दरों में कमी की बात तो कहीं देखने को वैसे नहीं मिली है। हाँ, नामांकन की प्रक्रिया बढ़ी है ये बात सही है, लेकिन स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है ये थोड़ा कम देखने को मिला है। अब तो हमें अगर इस मतलब कि विकल्प को चुनना होगा तो हम तो इसमें ए, बी और सी अगर कहीं दिया है तो वो चुन लेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी सही है। अभी हालांकि हम लोग इस स्कीम के बारे में आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब उसको देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डी भी मारना चाहिए तो फिर आप समझ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से इसका जो उत्तर है वो ए, बी, सी है। ठीक है, ऑप्शन 4 वाला। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अपना। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो हमने लिया हुआ है, चूंकि चैप्टर से हम सारे क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद क्या कुछ एनसीईआरटी में बताया गया है वो हमको बताते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस ना छूटने पाए और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो जाए। तो आप देखेंगे कि स्टार्ट जब हुआ है तो एक कहानी बताई गई है, एक महिला है कांता। ठीक है, तो वो आज मतलब जिस दिन की ये बात है वो उस दिन काफ़ी खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि चुनाव होना था, यानी कि वोट हो रहा था और उन्हें वोट देने जाना था। वो वोट देने गई, उन्होंने देखा जब वोट की लाइन में वो लगी हुई थी तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें एहसास हुआ, इन्हें यह जानकारी मिली कि उनके साथ जो उनके गांव समाज के ऊंचे जाति के लोग हैं, जो मतलब कि अपने आप को बहुत धनाढ्य मानते हैं, धनी मानते हैं, वो लोग भी उन्हीं के साथ लाइन में लगे हुए हैं। ये देख करके जो कांता जी हैं वो काफ़ी प्रसन्न होती हैं। उन्हें लगता है कि चलो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमें कम से कम एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला है। हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है उसका मतलब कि प्रावधान किया गया है। इससे कम से कम हम लोग सारे व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, अमीर हो, गरीब हो, सबको समानता मिली है। ठीक है, ये सोचते हुए वो काफ़ी खुश हो रही थी और अपनी सहेली से इसके बारे में वो बता रही थी। लेकिन वो जो कांता जी हैं वो एक आदमी के घर में काम किया करती थी, मतलब कि हाउस वर्कर थी। और उस दिन जिस दिन की ये वोट वाला दिन है उस दिन उनकी बच्ची जो है वो बीमार थी और उन्हें काम पे भी जाना था, तो वोट वगैरह दे करके वो काम पे गई। काम पे जाने के बाद उन्होंने अपनी मालकिन से पैसे लिए कि मालकिन दे दीजिए, हमारी बच्ची बीमार है, उसका इलाज करवाना है। तो मालकिन ने पैसे दिए, हालांकि डांट डपट के दिए कि इस तरह की आदत मत पालो, मतलब हमेशा एडवांस फीस तुमको नहीं मिलेगी, एडवांस पैसा नहीं मिलेगा। तो वो बेचारी ठीक है किसी तरह से मन महसूस के आई, अपनी जो बच्ची है उसका इलाज कराने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगी। ठीक है, जब वो हॉस्पिटल लेके जा रही थी, हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि जिस कतार में सुबह वो मतलब लाइन में लगी हुई थी उसमें उसने देखा था, यानी कि जब वो वोट देने गई थी तो वहाँ जो लाइन लगी थी वहाँ पे उसने देखा कि सारे लोग विभिन्न मतलब कि आर्थिक परिस्थिति से आए हुए, अर्थात अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, निम्न जाति के भी हैं, उच्च जाति के भी हैं, सारे लोग एक लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए।
जबकि जो वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पे उसको अपनी बच्ची का इलाज कराना है तो लाइन तो वहाँ भी लगी है, लेकिन उसे ये एहसास होता है कि यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है इसमें केवल एक ही कैटेगरी के लोग हैं, और वो कैटेगरी कौन सी है? गरीब लोग। ठीक है, अर्थात जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको जो गरीब हैं उनको देखने को मिलेगा कि लंबी लंबी लाइन में लग करके वो अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उनके मन में ऐसा विचार आता है कि क्या सच में जिस समानता को देख करके हम सुबह मुस्कुरा रहे थे, क्या वो समानता सच में हम लोगों के साथ है? मतलब हम लोगों को सच में समान अवसर मिले हुए हैं, हर चीज़ में हमें समानता मिली है, या फिर केवल एक दिखावा और छलावा है? ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है ना वो इस चैप्टर का यही है कि सच में ऊपर ऊपर जो हमें समानताएं मिली हुई हैं, जो हमारे संविधान ने हमें समानताएं दी हुई हैं, क्या सच में वो समानता आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती है या नहीं? तो यही इसमें मेन पॉइंट है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में आपको ये सारे पॉइंट्स अभी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कांता की कहानी किस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाती है? हमारे पास ऑप्शंस देखिए, समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दूसरा कह रहे हैं सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव, तीसरा है आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष, और चौथा है राजनीतिक भागीदारी और नागरिक कर्तव्य। तो ऑफकोर्स अभी हमने बताया कि समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में वो सोच करके प्रसन्न हो रही थी। ठीक है, अब सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार है ये क्या है? अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। वैसे भी अगर आप क्लास 6 वाली एनसीईआरटी पॉलिटी नहीं देखें तो आपको क्लास 7 वाली समझने में थोड़ी समस्या का मतलब सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा का पूरा, और वैसे भी अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मतलब आप चाहें या ना चाहें आपको लगातार क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, वो भी एक एक चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आप सच में टारगेट रखे हुए हैं 2025 में जो जुलाई में पेपर होना है उसके लिए सीटेट में, तो ठीक है, तो मतलब छोड़िए मत इसको। और हिस्ट्री तो ज़रूर देख लीजिए, हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोट्स बनाने लायक हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। और आप इसका पीडीएफ, जो बुक का पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं, साथ में जो हमारी मतलब क्वेश्चन की सीरीज है वो भी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है ये हमने पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। तो हालांकि देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे बता देंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? केवल शिक्षित नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। दूसरा क्या है? किसी देश के सभी नागरिक वयस्क नागरिकों को उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के बावजूद मतदान करने का अधिकार है। तीसरा कह रहे हैं केवल पुरुष नागरिकों को मतदान का अधिकार है। और चौथा कह रहे हैं केवल अमीर नागरिकों को मतदान का अधिकार है। तो अब देखें, जो ये शब्द है ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस शब्द से ही जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं कि सार्वभौमिक अर्थात सभी लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, और वयस्क है तो जाहिर सी बात है कि एक मतलब कि जो उम्र होगी ना, कुछ उम्र का क्राइटेरिया फिक्स किया गया होगा कि ये इस उम्र के जो वयस्क हैं वही इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल हो रहा है? तो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, किसी देश के भीतर वो सारे वयस्क लोग, जो एक फिक्स क्राइटेरिया एज का रखा गया, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में 18 रखा गया। ठीक है, अर्थात कोई व्यक्ति जो 18 एज प्लस हो गए हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी जाति के हों, कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जन्मे हों, नागालैंड में जन्मे हों, या फिर अंडमान निकोबार में हो, या फिर लक्षद्वीप में हो, या जम्मू कश्मीर में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, यानी कि भारत देश के भीतर 28 राज्य और जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें वो कहीं पर भी जन्मे हो, जन्मे मतलब उनके पास भारत देश की नागरिकता हो, उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी मतलब कि जाति के हों, किसी भी धर्म को फॉलो करते हों, कोई मतलब नहीं रखता है। अगर आपने 18 प्लस हो गई है आपकी एज, तो आप अपने यहाँ जो चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कि किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों को उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के बावजूद मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी किया करें, उससे थोड़ा मोटिवेशन आता है अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट वगैरह कर दिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में मताधिकार प्राप्त होने के बावजूद लोगों को असमानता का सामना क्यों करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आप देखें कि भारत देश के भीतर जो लोकतंत्र है उसमें जो मताधिकार है यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो पद्धति है वो उसको फॉलो किया गया है, सभी को वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार है वो मिला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि असमानता है। आप अपने सोसाइटी में देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, आपको देखने को मिल जाएगी आर्थिक असमानता मिल जाएगी, सामाजिक असमानता मिल जाएगी, जातिगत असमानताएं मिल जाएंगी, ऊंच नीच, छुआछूत, दुनिया भर की जो असमानताएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आप बताओ कि क्यों असमानता है। ऑप्शंस देखें, हमें चूंकि ऑप्शंस से ही चेक करना है। पहला क्या है, निर्धनता के कारण, तो हाँ अमीर और गरीब में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी खाई पड़ी है। ठीक है, कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव के कारण, तो हाँ तथाकथित जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों के प्रति कैसा रवैया रखते हैं ये आप देख ही सकते हैं। तो देखिए उत्तर जो है गा वाला हो जाएगा कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि भारत देश में भले ही लोकतंत्र में मताधिकार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है वो किया गया है, बावजूद इसके हमारे यहाँ असमानता आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि आर्थिक असमानता, जातिगत असमानता और भी कई प्रकार की असमानताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रकार की जो असमानताएं हैं वो कौन सी हैं। ठीक, देखिए कांता जी के बारे में ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं हम, कौन सा इंक रखूं, रेड वाला रख लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि चलो कुछ अन्य प्रकार की जो असमानताएं हैं उन्हें देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपसे बता रहे हैं कि जो कांता है ना वो उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहती हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से काफ़ी दूर है। ठीक है, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। अर्थात केवल निर्धनता ही एक क्राइटेरिया नहीं है जो असमानता का मतलब असमानता को दिखाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो असमानता की तरफ हमें ले जाती हैं। कह रहे हैं कि इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़ करके समझेंगे। ये दोनों जो कहानियां हैं ना वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। देखिए जो पहली कहानी दी गई, अब चूंकि मैंने कहानी इसमें नहीं रखा हुआ है, कहानी थोड़ी ना हमको आपको कहानी मतलब मुंह से बता देंगे, पढ़ के बताने की जरूरत नहीं थी। तो जो पहली कहानी है ना उसमें एक व्यक्ति है, नमो क्या था नाम, थोड़ा मुझे नाम उनका भुला रहा है, एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, ओम प्रकाश। ठीक है, तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं ये एक मतलब कि लेखक हैं, लेकिन निम्न जाति से बिलोंग करते थे। मतलब बचपन में थोड़ी ना लेखक थे, आगे चल करके लेखक हुए हैं। तो इनके बारे में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनके बारे में कहानी बताई गई है कि जब वो छोटे थे ना तो जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे, चूंकि निम्न जाति के थे तो जातिगत असमानता का इन्होंने बहुत ज़्यादा सामना किया। जैसे हमारे यहाँ बी आर अम्बेडकर जी ने सामना किया था, सेम वही कंडीशन थी। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं जब वो विद्यालय में गए तो उनके साथ ना ठीक से व्यवहार नहीं होता था। कभी कभी उन्हें ज़मीन में बैठना पड़ जाता था और साथ में कभी कभी उन्हें खिड़की के पास बैठ के पढ़ना पड़ता था। और इवन एक टाइम ऐसा आया जब वो कक्षा 4 में थे तो जो टीचर्स हैं ना उनके द्वारा उन्हें बहुत बड़ा सा जो ग्राउंड था उस ग्राउंड में झाड़ू लगाने के लिए कह दिया गया। ठीक है, लेकिन अब चूंकि 4 साल का बच्चा बहुत छोटा है, बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें झाड़ू लगाना उनके मतलब कि जितनी उनकी कार्य करने की क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा वर्क उनको करने के लिए दे दिया गया और वो बेचारे मजबूरी में फिर उनको अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सारे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, वो बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटालिटी थी टीचर्स की, ये एक प्रकार की असमानता को दर्शा रहा है कि आप लोग निम्न जाति के हो तो आपको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चलो झाड़ू पोछा करो वही बहुत है। ठीक है, तो ये 2-3 दिन का ऐसे ही काम इनको लगा दिया गया था। लेकिन एक दिन होता क्या है कि इनके जो पिताजी हैं वो स्कूल की साइड से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से काम करते हुए देख लिया। जब उन्होंने इस तरह से काम करते हुए देखा तो वो लड़ पड़े। उन्होंने मतलब कि बिल्कुल भी वो टीचर्स के सामने झुके नहीं, वो लड़ पड़े और लड़ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि
तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ने नहीं आएगा? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा खुद का बच्चा भी यहाँ पढ़ने आएगा और अदर जो बच्चे हैं हमारी सोसाइटी के वो भी यहाँ पढ़ने आएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो इनकी जीवन पर आधारित थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इन्होंने अपने जीवन में फेस की है। ठीक है, एक कहानी तो ये हमने देखा कि असमानता, जो जातिगत असमानता है उसके आधार पर किस तरह से भेदभाव हुआ या किस प्रकार से असमानता दर्शाई गई। दूसरी जो कहानी है वो मतलब एक मुसलमान युवक मतलब युगल हैं, अर्थात मुसलमान कपल हैं। उनका नाम श्री अंसारी और श्रीमती अंसारी रखा गया है इस कहानी में। तो वो लोग आते हैं शहर में और शहर में आने के बाद वो सोचते हैं कहीं कोई रूम वगैरह मिल जाए तो अपना फिर जो जीवन यापन है वो शुरू किया जाए, कुछ काम धंधा खोजा जाए। तो वो रूम की तलाश में जो डीलर हैं उनसे बात करते हैं। तो जो डीलर हैं वो उन्हें कई सारे रूम दिखाते हैं, सब कुछ सही रहता है, उनके पास पैसे वगैरह भी रहते हैं, सब ठीक रहता है। लेकिन जब वो डीलर के पास मतलब कि जब भी वो मकान मालिक के पास जाते, जिनके भी पास जाते, पहले तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जब उनसे नाम पूछा जाता तो मकान मालिक जो है नाम सुनने के बाद फिर कहते हम लोग यहाँ ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दे सकते जो लोग मांस मछली खाते हो। ठीक है, और वो जो पति पत्नी थे वो मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो खड़े होकर के ये बात मकान मालिक बोल रहे थे कि यहाँ पे मांस मछली खाने वाले लोगों को बैन है, वहीं से मछली बनने की जो स्मेल है वो उनको आ रही थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे करते हुए कई सारे घरों में जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी रूम नहीं मिलता है। अंत में हालांकि मिल जाता होगा, लेकिन कहानी बहुत छोटी सी है। बस आपको ये बताया गया है कि कैसे हमारे यहाँ भले ही हमारे संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो समान हमें मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में ग्राउंड लेवल में, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, कैसे असमानता, जातिगत और धार्मिक रूप से असमानता हमें झेलनी पड़ती है। तो आपने देखा कि जो मतलब कि इसके पहले हमने वाल्मीकि जी को देखा, उनके साथ असमानता क्यों की जा रही थी? तो जाति के आधार पर। हमने देखा श्रीमती अंसारी और श्री अंसारी साहब के साथ ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वो मुसलमान वर्ग से थे। ठीक है, तो अब ने और हाँ, एक लोग तो ये भी कह देते हैं कि भैया क्या आप अपना नाम जो है ना वो श्री कुमार नहीं रख सकते, श्री कुमार या श्री अंसार कुमार इस टाइप का। तो मतलब कि उन्हें ये तो समझ आ ही गया कि जो ये व्यक्ति हैं, जो लोग हमें अपने यहाँ रूम देने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये लोग हमें हमारे धर्म से मतलब देख रहे हैं, हमारी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, ये जो हमारा धर्म मानने का तरीका है, उसको लेकर के ये हमारे साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हैं। इससे उनकी जो गरिमा है उसको काफ़ी ठेस तो पहुंची ही होगी। आप स्वयं अपने आप को इनकी जगह पे रख कर देखें। आप कहीं जाएं, आपको आवश्यकता हो, लेकिन आपको कोई रूम न दे। इवन आप सपोज दैट आप मतलब इलाहाबाद में आए, हमारे इलाहाबाद में, और यहाँ पे आप सीटेट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जब रूम लेने जाएं तो पता चले कि आपको कोई रूम ही ना दे। क्यों? क्योंकि आपका जो जाति है वो उनसे अलग है, या आपका जो धर्म है वो उनसे अलग है। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे असमानता के 2 उदाहरण दिए गए थे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, जिसके उदाहरण के रूप में हमने वाल्मीकि जी को देखा। कह रहे हैं कि यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। तो एकदम सही बात है। पेरेंट्स जो है ना, जो हमारा आस पड़ोस होता है, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं ना, तभी से उनके मन में इस तरह के जहर भरे जाते रहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको हर मतलब की क्लास में बताती रहती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक तो हमारी बस्ती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और हमारे घर से जस्ट बगल से ही जो मुसलमान बस्ती है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा है। अब मैं चूँकि अपने पेरेंट्स की अकेली हूँ तो मेरे घर में कोई बच्चे वगैरह नहीं है, लेकिन मेरे आस पड़ोस में बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स जो है ना वो इस तरह से बर्ताव करते हैं, अपने बच्चों के मन में इस तरह से जहर हमेशा घोलते रहते हैं। मुसलमान बड़े रद्दी होते हैं, वहाँ की महिलाएं ठीक नहीं होती हैं, वहाँ के लड़के ठीक नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बच्चों को आप कहाँ ले जा रहे हैं? उनके मन में बचपन से ही असमानता का भाव तो आप भर रहे हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ आपसे बता रहे हैं कि जब आप अगर ग्रामीण परिवेश में हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत छोटी आयु में ही आपको ये जो जातिगत भेदभाव है इसका अनुभव हो जाता है। ठीक है, अब मेरे यहाँ चूँकि खेती का काम मेरे पापा करवाते रहते हैं, तो जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, स्पेशली जो हरिजन लोग हैं, वो आते जाते रहते हैं। मैंने देखा है कि जो हरिजन कास्ट के लोग हैं, जो मतलब कि उनके पेरेंट्स जब आते हैं, कभी कभी बच्चे साथ में आते हैं, तो जो बच्चे हैं ना
उनके ऊपर उनके पेरेंट्स की नज़र रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भूल से वो हमारे बर्तनों को टच कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से वो हमारे साथ जिस मतलब तख्त पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे वो बैठ जाएं। हालांकि हम अपने सामने इस तरह का जो गंदा काम है वो नहीं होने देते, हम मना करते हैं कि नहीं ये सब गलत बात है, बच्चों को कम से कम आप ये ना सिखाइए, आपका जो टाइम था वो आप निभा ले गए, ठीक है उसको भूल जाइए, कम से कम बच्चों में तो समानता लाने का प्रयास कीजिए। हालांकि आप भी ऐसा मत करिए, लेकिन अब उनके मन में इस तरह की भावनाएं भर गई हैं, बूढ़े हो चुके हैं तो वो लोग तो अब नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो तो अपने अधिकारों को जाने, वो तो ये बात समझे कि नहीं अगर आप हमारे साथ इस तरह का असमानता वाला व्यवहार करेंगे तो फिर हम भी शांत नहीं रहेंगे। हमने भी बहुत स्ट्रगल करके ये जो समानता वाली बात है वो पाई हुई है। हमारे मतलब जो हमने संविधान बनाया है, जो हम मतलब संविधान बना हुआ है उसको उच्च जाति के लोगों ने ही नहीं बनाया है, उस स्ट्रगल में केवल उच्च जाति के लोग ही पार्टिसिपेट नहीं किए थे, निम्न जाति के लोग भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। और जो आज संविधान बना है उसमें B.R. अम्बेडकर जी, जिन्हें दलित वर्ग मतलब जो दलित वर्ग के थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो कम से कम हम लोग जो हमारे राइट्स मिले हैं हम उन राइट्स का तो यूज़ करेंगे ही। अब हमारे जाति की वजह से हमारे साथ जो गलत व्यवहार है वो नहीं कर सकते, हमारे साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि आप शहर के क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग गांव की दुनिया में हैं तो हमारे लोगों के भीतर भी इस तरह की धारणाएं हैं कि शहरों में लोग जो गांव मतलब की जाति पाते हैं इसको नहीं मानते। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिससे आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि शहर में जाति पात को नहीं माना जाता, ठीक है। कह रहे हैं कि परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति जो व्यवस्था है ना वो कितने महत्वपूर्ण रूप से धंसी पड़ी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए कुछ विज्ञापन दिखाए गए हैं शादी के लिए, जो अखबारों में विज्ञापन आते हैं ना, तो वही विज्ञापन यहाँ दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, तो एक यहाँ पे लिखा है कुर्मी छत्री, और फिर ये सब हेन तेन जो लिखा है इसको देख लें। BSc यानी मतलब इनकी जो एजुकेशन है वो सब यहाँ पे बता करके सारा एजुकेशन बता करके आगे लिखा हुआ है कि मतलब कि इन व्यक्ति के लिए जिनकी ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं इनके लिए एक सजातीय वर चाहिए, ठीक है। अर्थात जो कुर्मी छत्री हैं इनको कुर्मी छत्री वर्ग का ही मतलब वर चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी और कास्ट के लोग जो है यहाँ पे अप्लाई करें, बात करने का प्रयास करें। आगे देखें क्या करें कि ब्राह्मण जीजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण ध्रुव कौशल गोत्र ये गौर वर्ण MA 3 विषयों में और अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए, सर्व ब्राह्मण मान, ठीक है। मतलब केवल ब्राह्मण वर्ग के हैं, केवल और केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग ही यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास करें और किसी कास्ट के लोग यहाँ बिल्कुल भी इंटरफेयर करने का प्रयास ना करें। तो ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि यद्यपि लोग शहरों में रह रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन भी ठीक ठाक ली है, लेकिन जो जातिगत व्यवस्था है, जो जातियाँ उनके मन में घर करके बैठी हैं वो कितना गहराई से भरी पड़ी हैं, ठीक है। ऐसे ही करके और 2-4 जो है दिखाए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। कुल मिलाकर के आपको जानने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत ये थी कि जो जातिगत असमानता है नॉट इवन विलेज, शहरों में भी उतनी ही व्यापक तौर पे है। भले ही पहली नज़र में आपको देखने से लगेगा कि शहरों में जो जातिगत व्यवस्था है वो मतलब कि नहीं है, लेकिन जब आप डीप में जा कर के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हिंदुस्तान में हर जगह जातिगत असमानता आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और ये दलित शब्द से है, ठीक है। तो जो दलित शब्द है, चूंकि असमानता में दलित जो है वो सबसे पहले पृष्ठ पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असमान व्यवहार किया गया है वो दलितों के साथ हमारे यहाँ किया गया है, ठीक। कह रहे हैं कि दलित शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। कह रहे हैं यह शब्द निचली कही जाने वाली जाति के लोगों द्वारा स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ कुचला हुआ या टूटा हुआ होता है। तीसरा कह रहे हैं कि यह शब्द ऐतिहासिक और वर्तमान में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को दर्शाता है। और चौथा कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, मतलब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला क्या है कि केवल 1 और 2, दूसरा कह रहे हैं केवल 2 और 3, तीसरे में है 1, 2, 3 और चौथा है 1, 2, 3, 4।
तो इसका उत्तर तो हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि घा वाला, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब आप सोच रहे होंगे निचली कही जाने वाली जाति जो है इनके द्वारा ये दलित वर्ड यूज़ किया जाता है या फिर लोगों ने दिया है? तो नहीं, लोगों ने तो बहुत गंदे गंदे जो है मतलब कि शब्द दिए हैं, जैसे अंत्यस दिए हैं, ठीक है, और नीची जाति का दिए हुए हैं, अछूत, इस तरह के गंदे गंदे वर्ड्स जो है वो मतलब दलितों के लिए यूज़ किया है। लेकिन जो दलित शब्द है ना, वो उन लोगों ने स्वयं इस शब्द को चुना हुआ है। इससे उनकी आत्मा को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि आप लोगों ने हमें दबा के रखा, दलित अर्थात दबला, मतलब दबा कुचला, ठीक है, अर्थात आप लोगों ने हमें कितने टाइम से दबा के रखा है, कुचल के रखा हुआ है। जो हमारी फीलिंग्स हैं उनकी आपको कदर नहीं, जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं उनको आपने कभी नहीं देखा, उन्हें आपने कभी उभरने ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, हो सकता है कल को आपसे स्टेटमेंट में यही पूछ लें कि निचली जातियों के लिए जो दलित शब्द है वो ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया है, तो फिर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दलित शब्द है वो उन लोगों ने स्वयं चुना है, उन्हें इससे थोड़ा तसल्ली मिलती है कि वो सामने वाले को आप विरोध प्रदर्शन इस शब्द के माध्यम से कर सकते हैं कि देखो हम अंत्यज नहीं हैं, हम अछूत नहीं हैं, हम दलित हैं, आप लोगों ने उच्च जाति अपने आप को कह करके हमारा दमन किया है, हमारा शोषण किया है, ठीक है। और इसका अर्थ हमने बता ही दिया, और ये सारे पॉइंट्स भी मतलब कि सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जो कहानी है वो मैंने आपको बता ही दी कि कैसे उनके साथ असमानता का व्यवहार उनके विद्यालय में हुआ। लेकिन अभी और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस बनाने का हम प्रयास करते हैं, और हमारा ये भी मेन मोटिव रहता है कि आपसे एनसीईआरटी का कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होने पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग एमसीक्यू के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो पता चला कोई जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो छूट जाए। नहीं, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्या कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव के अनुसार स्कूल में उनके साथ किए गए व्यवहार में किस प्रकार के भेदभाव का उदाहरण दिया गया है। तो ये ना हमने पैडागोजी को क्वेश्चन बनाया, ठीक है। आप देखेंगे कि पैडागोजिकल क्वेश्चन जो है ना वो खूब बनते हैं सब्जेक्ट से। अपने जब बी आर अम्बेडकर जी अपने पिताजी से मिलने गए थे तो उस टाइप का एक क्वेश्चन जो है हमने देखा था, PYQ में पूछा गया था, हालांकि हमने उसको भी कराया है। तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन हमने स्वयं से बनाया है आज। क्या है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी दी गई है ना, उनके द्वारा जो अपनी आत्मकथा में बताया गया है कि उनके साथ विद्यालय में क्या हुआ है, उस उदाहरण से आपको बताना है कि वो किस प्रकार के भेदभाव का उदाहरण दर्शा रहा है। ऑप्शंस देखिए, आर्थिक भेदभाव, तो आर्थिक तो नहीं था, सामाजिक, लैंगिक या धार्मिक, तो आप देखेंगे कि ये एक सामाजिक भेदभाव था, ठीक है। यानी कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था वो जातिगत भेदभाव हो रहा था, वो दलित वर्ग से संबंधित थे। तो जो दलित वर्ग के साथ भेदभाव होता है वो एक सामाजिक या जातिगत भेदभाव है। तो आप देखें जातिगत भेदभाव इसमें दिया नहीं गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक भेदभाव, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ही बारे में है, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन है, अब चूंकि ज़रूरी भी है लेंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारे सीटेट में ना लेंदी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस खूब आते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बहुत फिक्स मतलब सिलेबस दिया हुआ है, आपको 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप मतलब कि SST से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं क्या आपसे कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक अपनी आत्मकथा, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है कि उनके द्वारा यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है जूठन, ठीक है। तो इस ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम जूठन है, इसमें इन्होंने अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें ये अपने बचपन के अनुभव का वर्णन करते हैं, उनके अनुभवों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो ये जो कहानी है, जो आत्मकथा इनके द्वारा जूठन लिखी गई है, उसी में ये कहानी दी हुई है जहाँ पे उनके विद्यालय में उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ था।
पहला क्या स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि स्कूल में उन्हें अन्य छात्रों से दूर जमीन पर बैठना पड़ता था और अक्सर ये देखा जाता था कि जिस चटाई पे अदर जो बच्चे हैं बैठे हुए हैं वो चटाई छोटी पड़ जाती थी इनके बैठने तक, ठीक है, तो इन्हें जमीन में बैठना पड़ जाता था। कुल मिला के ये कहने की बात है। दूसरा, उन्हें कभी कभी कक्षा में सबसे पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लिखे हुए जो अक्षर है ना वो मतलब स्पष्ट दिखाई भी नहीं देते थे, धुंधले दिखाई देते थे। तीसरा, उन्हें बिना किसी कारण अक्सर पीटा जाता था। और चौथा है कि कक्षा 4 में प्रधानाध्यापक ने उन्हें स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने का काम सौंपा जो उनके शारीरिक आकार से कहीं अधिक बड़ा था। आपको बताना है कि कौन सा कथन ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों का सटीक वर्णन करता है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके साथ विद्यालय में इस तरह के घटनाक्रम आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए उनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है जूठन, उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा मतलब की आत्मकथा है। ये देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें चित्र में देखिए ये जो बच्चा है ना ये दलित वर्ग का बच्चा है जो मतलब कि अपने बचपन को जीते हुए पल बढ़ रहा है, वही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ यानी कि जो मेन कवर होता है ना उसी के बारे में है। ये कह रहे हैं कि जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को प्रस्तुत किया है, ठीक है। यानी कि एक दलित बच्चा किस तरह से असमानताओं को फेस करके बड़ा होता है यही इस कहानी में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी से और जो अंसारी जी की कहानी है उनसे भी देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दरअसल ये पैडागॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी और अंसारी दंपत्ति के अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता और मानवीय गरिमा के महत्व को सबसे अच्छा दर्शाता है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, व्यक्तियों के साथ उनकी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है लेकिन उन्हें चुपचाप इसे स्वीकार करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार है चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं यदि आवश्यक हो तो व्यक्तियों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान बदल लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। जैसा कि जो मतलब श्रीमान अंसारी जी थे उनके लिए लोगों ने इस तरह के सुझाव दिए ना कि भैया आप अपना नाम ही क्यों नहीं चेंज कर लेते, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं ये हमारी जो मानवीय गरिमा है उसके विरुद्ध है, इस वजह से उन्होंने अपने नाम को चेंज करना ठीक नहीं समझा, ठीक। फिर कह रहे हैं कि भेदभाव एक सामान्य घटना है और व्यक्ति इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो क्या भेदभाव सामान्य घटना है? बिल्कुल भी नहीं। उसके बारे में हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो सामान्य हो या असामान्य हो, भेदभाव को सहन नहीं करना चाहिए। जैसे घर में ही लड़के और लड़कियों में अगर भेदभाव हो रहा है तो लड़कियां शांत बिल्कुल न बैठें, तुरंत अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है। चलिए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला, कि सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार है चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये एक मतलब कि अब आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये लगता है कि वो लोग ना अगर उससे रिलेटेड कोई मूवी वगैरह होती है, उसका कोई सीन होता है ना, तो वो एनसीईआरटी में बताने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारी मूवी के बारे में चर्चाएँ की गई है और उसके कुछ सीन को भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी से ये सिलसिला शुरू हो रहा है कि एक मूवी की सीन है, ये दिखाई गई है। मुझे मूवी शायद इसमें मूवी का नाम दिया हो, देखिए कौन सी मूवी है, हाँ दिखाई गई है, ठीक है। तो ये देखें कि 1975 में बनी दीवार फिल्म, ठीक है। मूवी का जो नाम है वो है दीवार। इसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मूवी की मैंने मूवी पूरी नहीं देखी लेकिन क्लिप देखी है ये वाली, कि जो शायद ये अमिताभ बच्चन रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो इनके पास ये जो व्यक्ति हैं वो आते हैं और अपना जूता वैसे जूता पहने अपना जूता पॉलिश करवा लेते हैं। और चूंकि इन्हें लग रहा था, जो पॉलिश करवा रहे थे, इन्हें लग रहा था कि जो जूता पॉलिश करना वाला काम है वो बहुत मतलब निम्न कोटि का काम है, इस वजह से ये जो पैसे हैं ना वैसे फेंक के चले जाते हैं। लेकिन फेंक के जब पैसे जाने लगते हैं तो फिर वो लड़का जो है मतलब जो अमिताभ बच्चन, छोटे अमिताभ बच्चन रहते हैं, वो उनसे फिर कहते हैं कि पैसे उठा के हाथ पे रखो, ठीक है। तो फिर बाद में वो पैसे जो है उनको उठा के हाथ पे रख के उनको देना पड़ता है। आगे चल करके जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी इसी तरह की एक घटना होती है। वो जाते हैं किसी दुकान पे, कुछ होता है तो उस दुकान पे भी वो यही कहते हैं कि
आज भी मुझे फेंक कर मतलब कि फेंक कर दी गई चीज़ों को उठाने की आदत नहीं है। तो ये वाली जो मूवी है ना, ये वाली जो सीन है ना, जब से हम देखे थे, जैसे हमारे आस पड़ोस में बच्चे हैं, अगर उनको दुकान पे भेजो ना, सपोज दैट आपको 10 रुपये का साबुन मंगाना है, और जब आप उनसे साबुन मंगाओगे ना, तो वो आपसे थोड़ी दूर पे रहेंगे तो वहीं से फेंक के चले जाएंगे, मतलब वो हाथ में नहीं देंगे। तो मेरे मन में तुरंत ये वाली बात याद आ जाती है। जब भी बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, मेरे मन में तुरंत ये वाली बात मतलब आ जाती है कि शायद इन बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, सिखानी चाहिए कि फेंक करके चीज़ें नहीं देना चाहिए, इससे हमें हमारा अनादर महसूस होता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों के लिए सीख है कि आप लोग किसी के भी साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें। कम से कम आप जब इतनी दूर गए हैं तो 2 कदम और चढ़ करके, मतलब 2 कदम और चल करके जो चीज़ लाए हुए हैं वो उनके हाथ में दें। ठीक है, इससे ना थोड़ा सम्मान का भाव आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए, हमारी संसद है, ठीक है, पुरानी संसद है, नई वाली संसद तो त्रिभुज के आकार की है। आई होप आप लोगों ने सीन देखी होगी, अगर नहीं देखा है तो बहुत गलत काम किया है। आप जाके तुरंत देखें नई वाली संसद, फोटो में देखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके दिल्ली में देख के आएँ, फोटो में देखिए, गूगल कीजिए, ये पुरानी संसद है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा समानता के सिद्धांत दिए गए हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय संविधान द्वारा स्थापित समानता के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए, पहले कुछ थोड़ी सी पॉइंट्स बता देते हैं। तो जो हमारे भारत देश का संविधान है, कब बना, कब लागू हुआ, मेरे ख्याल से ये आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ तो उसमें कई तरह की जो मतलब चीज़ें हैं वो शामिल की गई, जिसमें एक भाग शामिल किया गया जिसका नाम है भाग 3, और उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो उस मूल अधिकार के तहत हमारे जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है, यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, उसमें एक अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार। ठीक है, तो इस समानता के अधिकार में आप देखेंगे कि कई तरह के अधिकार आपको मिलते हैं। तो आपको वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि आपको बताना है कि समानता के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कानून की दृष्टि में केवल उच्च वर्ग के व्यक्ति ही समान हैं। तो फिर समानता का अधिकार कहाँ से रह गया? दूसरा कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अरे बिल्कुल भी नहीं। तीसरा कह रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है। और चौथा है अस्पृश्यता को अभी भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल नहीं। तो आप देखें, इसका उत्तर जो है सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों के साथ समान जो है व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। यही हमारे यहाँ जो समानता का सिद्धांत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिया गया है उसमें बताया गया। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। पहला क्या कह रहे हैं कि कानून की दृष्टि में केवल उच्च, नहीं, कानून की दृष्टि में सभी वर्ग के, सभी जाति के, हर तरह के लिंग के जो व्यक्ति हैं वो समान हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं मतलब किया जा सकता है, तो ये गलत बात है, नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 में ये दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा तो हमने बता ही दिया कि इसका उत्तर हो जाएगा। और चौथा कह रहे हैं अस्पृश्यता को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। भैया, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है उसके उन्मूलन की बात की गई, यानी उसको समाप्त करने की बात की गई है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आ गया, देखिए, मिड डे मील स्कीम वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, कि ये वाला क्वेश्चन PYQ है, 2023 में शायद वो पूछा गया था सीटेट में। अब हमने मध्याह्न भोजन जो स्कीम है, हालांकि एक बात याद रखिएगा कि अब इसका जो नाम है ना वो शायद PM पोषण अभियान कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम चेंज हो गया है। पहले इसका नाम था मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि मिड डे मील, MDAM। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, ऑप्शंस देखिए, ये नया नया ट्रेंड आया हुआ है, पिछले 2 सालों से चल रहा है। UPSC ने इसको शुरू किया है, इस बार उत्तर प्रदेश PCS ने भी पूछा है। और आपको समझना होगा इस बात को कि जो UPSC जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना, सीटेट उस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, KVS इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के जो स्टेटमेंट है वो बनाता है और उसी टाइप का वो विकल्प भी देता है। तो इस वजह से मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन शामिल किया है। चलिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन है? थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं ताकि दिखता तो रहे कम से कम।
पहला जो विकल्प है, पहला जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई। एकदम सही बात है, पहला वाला ठीक है। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में सभी राज्य सरकारों को इसे 12 महीने के भीतर लागू करने का आदेश दिया। गलत बात है, 12 महीना नहीं, 6 महीने के भीतर इसको लागू करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो दूसरा वाला तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहे हैं कि इस योजना के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई, तो हमने बताया था कि हाँ, नामांकन में वृद्धि हुई है। चौथा कह रहे हैं कि इस योजना ने जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में योगदान दिया, तो हमने बताया ना कि अभी जो है जो निम्न जाति की महिलाएं हैं उनको भोजन बनाने के लिए रखा गया। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। लास्ट कह रहे हैं कि यह योजना केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लागू है। तो अब आप देखेंगे, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो जूनियर यानी 6 to 8 वाला है ना, उसमें भी इस तरह की जो स्कीम है वो लागू है। तो थोड़ा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ, सरकारी विद्यालयों वाला तो एकदम सही है, तो ये वाला भी ठीक है। देखिए, अब आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिया है वो कैसे जो है चीज़ें मतलब कि ठीक है, क्योंकि आप देखें पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, और नीचे आपको कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया है जिसमें पहला तीसरा चौथा सब सही दिया हो। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं, अर्थात कितने कथन सही हैं। 1 कथन सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, या 4 या फिर 5। इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे केवल 4 कथन सही थे। हमने बताया था कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 महीने की बात की गई है। बाकी आप देखें कौन कौन से सही हैं। पहला सही है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, अर्थात 4 जो कथन है वो सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें ना एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आता है, तो एलिमिनेशन मेथड है ना, उसकी खटिया खड़ी यहीं पे बिस्तरा गोल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके रखिएगा। एक आध क्वेश्चन इस बार आपको जरूर इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम यानी कि हर आयोग इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चलिए, तो हमने आपको बता ही दिया, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा केवल 4, मतलब कि केवल 4 विकल्प सही हैं। अब अगर आप ये सोच के इसको लगा देंगे केवल चौथा स्टेटमेंट सही है, तो भैया आप रॉन्ग हो जाएंगे, फिर आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। देखिए, एक और चीज़ है जो कि यहाँ क्लास 7 की जो NCERT है वहाँ से स्टार्ट हो गया है, क्लास 6 वाले में नहीं दिया गया था। क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब कि आप देखेंगे सस्टेनेबल गोल यानी कि सतत जो डेवलपमेंट है, सतत विकास जो है ना, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो जो सतत विकास है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसके गोल रखे गए हैं, उसमें टोटल आपको 17 गोल देखने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी, अर्थात गरीबी को समाप्त करना, और दूसरा जो गोल है वो है जीरो हंगर यानी कि भूखमरी को समाप्त करना। तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे आप देखेंगे कि आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको एक के बाद एक जो गोल है वो दिखते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने NCERT पहले ही कई बार पढ़ ली है, इस वजह से मुझे ये आइडिया है कि अब जो है ये गोल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें टोटल 17 गोल्स यानी 17 गोल हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। उसका जो दूसरा SDG है यानी दूसरा जो गोल है वो है जीरो हंगर। ठीक है, यानी कि भूखमरी को समाप्त करना। और पहला कौन सा है? पहला है नो पॉवर्टी अर्थात गरीबी को समाप्त करना। तो ये दिया हुआ था, तो मैंने सोचा आपको जरूर बताना चाहिए, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए। अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि जो सतत विकास है यानी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। बाकी आगे क्वेश्चन मतलब कि आगे आप देखेंगे, आगे आएगा, इसकी परिभाषा भी आएगी, कहाँ से ये सस्टेनेबल गोल के जो विचार हैं वो लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें भी आगे आएंगी। लेकिन अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिससे मुझे ये पता चले कि आप लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना कुछ अदर पॉइंट्स हैं जो देखेंगे, जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। ठीक है, अर्थात आप देखेंगे कम से कम जो भारत देश का संविधान है यानी कि जो हमारा संविधान है, भले ही हमें ग्राउंड लेवल पे इस तरह की जो समानता है वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो हमारी कानून की लिखित किताब है, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान है वो है क्या, तो वो कानून की एक लिखा हुआ दस्तावेज या लिखित किताब है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो जो हमारे भारत देश का संविधान है ना, कम से कम वहाँ पर तो हर एक व्यक्ति को समान अवसर दिए गए हैं, उसको समान जो है माना गया है। आगे आपसे कह रहे हैं कि जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। ठीक है, अर्थात जहाँ पहले ऐसा कोई कानून नहीं था कि अगर आपके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं आप देखेंगे कि जब भारत देश का संविधान आया उसके बाद
बाद से ऐसे कई सारे कानून बनाए गए जिसके माध्यम से आप अपने साथ अगर असमानता हो रही है तो उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, आगे आपसे कह रहे हैं कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें कुछ निम्नलिखित हैं। पहले कह रहे हैं कि पहला जो है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, अर्थात कानून के सामने हर व्यक्ति को समान रूप से ही जो है ट्रीट किया जाएगा। आगे कह रहे हैं इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम में करने की जो नौकरी है वो करने की छूट है, अर्थात कोई एक व्यक्ति भारत देश का नागरिक है, उसके पास जो भी एलिजिबिलिटी है वो है, तो फिर उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप इस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, इस वजह से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जिसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो मतलब एक जनजातीय समुदाय से बिलोंग करती हैं, संथाल जो आदिवासी समूह है वहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, तो चाहे उच्च हो जाति के हों, निम्न जाति के हों, किसी भी जगह पे उत्पन्न हुए हों, कोई मैटर नहीं करता है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे। आगे देखें आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरा क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और इसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारे अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद मतलब 15 है ना, वो उसमें यही बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा कह रहे हैं कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। ठीक, और साथ में सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के जो घाट हैं, यानी कि सपोज दैट कोई तालाब है वहाँ नहाना है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला जो घाट है वो मतलब कि ब्राह्मणों का है, दूसरा जो घाट है वो मतलब कि क्षत्रियों का है, आगे जो और है वो किसी अदर कास्ट के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह का जो ड्रामा है वो नहीं चलेगा। जो भी सार्वजनिक प्लेसेस हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। जो हमने बताया ना कि अभी हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई। वैसे अगर आप ईमानदारी से देखें ना तो ये हमारे अनुच्छेद 14 से 17 तक की बात की गई है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा, ये हमारा अनुच्छेद 14 कहता है। और किसी भी व्यक्ति के साथ ये जो मतलब कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 जो है कि नौकरियों में इन आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो हमारा अनुच्छेद 17 है ना वो कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट्स दिए हुए थे ये हमारे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 यानी कि जो समानता का अधिकार है उसी की बात की गई थी। हालांकि एनसीईआरटी में आर्टिकल्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी ना वो एक तरह से रट्टू नहीं बनाना चाहती आप लोगों को, यानी कि किसी भी बच्चे को ये नहीं चाहती कि आप रटंत विद्या सीखें। आप ना पॉइंट समझें, जो उसके मतलब मेन पॉइंट है, मेन जो थीम है वो समझें, क्या उद्देश्य है इस चैप्टर का वो समझें। आर्टिकल्स वगैरह तो आप चल के आगे स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ ही लेंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे कह रहे हैं कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है, आगे आप देखें कि भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्तियों के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की हैं। ठीक है, आगे देखें, कह रहे हैं कि ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी कि जो पीछे हो चुका है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले दिनों में हम आपके लिए जितना कुछ बेहतर कर सकते हैं वो उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी दिशा में यानी कि जिन लोगों को पहले अवसर नहीं मिल सके अब उन्हें अवसर मिल सके, इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है हमारा मध्याह्न भोजन की इस व्यवस्था, यानी कि जो हमारा मिड डे मील है वो इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अब आप देखिए यहीं से पॉइंट शुरू हो रहे हैं मिड डे मील। ठीक है, तो इसमें एक एक पॉइंट मिड डे मील के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि दोपहर में जो खाना है वो बच्चों को विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा।
कह रहे हैं कि यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिड डे मील है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस स्कीम को जो स्टार्ट किया गया है वो तमिलनाडु से स्टार्ट किया गया है। और 2001 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने इसे सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ 6 माह के भीतर लागू करने के लिए निर्देश दिए। ठीक है, तो ये हमने देखा था ना कि उसमें 12 माह लिखा था, तो वो इसी वजह से वाला स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि 6 माह के भीतर इसको लागू करवाना था अपने स्टेट्स में। कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे थे ना, उन्होंने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। आगे बताते हैं कि शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाया करते थे और फिर स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन जो है मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। ठीक है, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। आगे आपसे बता रहे हैं कि क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन व्यक्तियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो आप देखें कि मध्याह्न भोजन स्कीम के कितने सारे फायदे हैं। एक तो असमानता, जो जातिगत भेदभाव है उसको समाप्त करना, साथ में बच्चे जो पहले कुपोषण का शिकार हो रहे थे उसको समाप्त करना, नामांकन में भी सुधार किया गया है। बच्चे जहाँ पहले खाली पेट आया करते थे, भोजन मतलब नहीं रहता था, उनके पास पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता था, तो अब उनका पेट भर भोजन भी मिल रहा है और साथ में कुपोषण की जो समस्या है वो भी दूर हुई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे देखें, कह रहे हैं कि यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि भले ही आपको देखने को मिलेगा कि हमने बहुत तरह की जो असमानता है उसको मिटाने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अमीर लोग के बच्चे हैं वो जिस विद्यालय में जाते हैं उस विद्यालय से जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं, वो थोड़ा अलग ही इवन बहुत मात्रा में आपको अलग दिखेंगे। आगे कह रहे हैं कि आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे जो दलित बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, नॉट इवन प्राइमरी स्कूल, मतलब कि सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, उनमें भी आपको इस तरह के भेदभाव देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेल दिया जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, अर्थात भले ही कानून की किताब में आप समानता समानता चिल्ला लें, जब तक सोसाइटी हमारी समानता को एक्सेप्ट नहीं करेगी, सबके साथ समान व्यवहार करना स्टार्ट नहीं करेगी, आप अपने समानता के लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे देखें, कहना है कि इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो समझ रहे हैं ना कि सांस्कृतिक जो कल्चरल जो परिवर्तन है, कल्चरल जो चेंजेस है ना, वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। समाज जो है वो अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को बहुत आराम से चेंज करता है। एक झटके में क्रांति नहीं होती है। क्रांति जो है वो सामाजिक परिवर्तनों में आसानी से नहीं होती है, बहुत समय लग जाता है चीज़ों को बदलने में। आगे देखें, कह रहे हैं कि यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। अब जो महिलाएं हैं उन्होंने ये चीज़ जरूर झेली होगी, अपने घरों में ही उन्होंने इस तरह की असमानता का व्यवहार किया होगा कि अपने ही पेरेंट्स आपके साथ गलत तरह का व्यवहार, मतलब कि असमान व्यवहार करते हैं। लड़कों के साथ ज़्यादा अच्छा उनका जो व्यवहार है वो आपको देखने को मिलेगा, उनको ज़्यादा तरह की आज़ादी मिलेगी। लड़कियों के साथ ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आगे देखें कि वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, यानी कि लगातार संघर्ष है।
आगे देखें, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में इसके बारे में और भी आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 7 का जो चैप्टर है इसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है असमानता को लेकर के। तो एक एक पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें अपनी टीचिंग स्किल में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, आप लोग किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर केयर करेंगे। ये देखिए, इसी तरह की जातिगत असमानता को झेलते हुए एक बालक जिन्हें आज हम बहुत ही आदर के साथ याद करते हैं, बी आर अम्बेडकर जी, उनका ये चित्र दिखाया गया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो इसको ना आप लोग कोट, एक जो कोट होता है ना, कोट करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, यानी कि आत्मसम्मान के बिना जो व्यक्ति है वो शून्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही मतलब कि अच्छा कोट है, आप इसको कोट कर सकते हैं। और डायरेक्ट जो सीटेट है ना, वो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो लिख करके और आपसे पूछ सकता है कि किस महान व्यक्ति का ये कथन है। ठीक, चलिए आगे देखें। आगे इन्होंने एक और भी कथन कहा है, और क्या है कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ठीक है, किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक शोभनीय और कुछ नहीं होता। तो ये लाइन बड़ी अच्छी है कि अगर कोई व्यक्ति साहसी है तो उसके लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब कि बिना जीना मतलब बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर कोई साहसी व्यक्ति है तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा करके जी ही नहीं सकता। उसके लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यही होगी कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा करके जी रहा है। ठीक, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात कही गई है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं। हमने देखा कि भारत देश में ही क्या लोकतंत्र में जो है असमानता की बातें हैं, या और जो अदर देश हैं उनमें भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नॉट इवन इंडिया, आपको जो तथा कथित मतलब विकसित देश हैं वहाँ भी असमानता का जो व्यवहार है वो देखने को मिल जाएगा। भले ही वो लोकतांत्रिक देश हैं, उसके बावजूद भी आपको असमानता देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि शायद आप यह सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार में अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस की बात किया जाए तो यहाँ पे अफ्रीकी अमेरिकन लोग, यानी कि जिनके पेरेंट्स में एक मतलब अफ्रीका के हैं, यानी कि या तो मम्मी अफ्रीका के होंगी या पापा जो है अफ्रीका के होंगे। तो मतलब कि एक पेरेंट्स में एक पेरेंट कहाँ के होंगे, अफ्रीका के, और दूसरा अमेरिका के। तो वही बात कर रहे हैं कि अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम हुआ करते थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। अभी 2-3 साल पहले एक घटना घटी थी, मुझे अभी थोड़ा नाम नहीं याद आ रहा है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, न्यूज़ में खूब चला था कि मतलब एक अफ्रीका के व्यक्ति थे जिनको वहाँ की पुलिस ने मतलब बीच रोड पे ही अपने जूते से घुस के मार डाला था, मतलब दबा करके मार दिया था। तो ये जो असमानता है ना, आज अमेरिका बहुत बड़ा लोकतंत्र है और बहुत मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लोग वहाँ जाने का सपना देखते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह की असमानता आपको देखने को मिल जाएगी। तो भारत देश की ही बात नहीं, जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी असमानता का भाव आपको देखने को मिलने वाला है। कह रहे हैं कि जबकि 1950 के अंतिम दशक में ही अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1950 का जो आखिरी दशक चल रहा था, उसी टाइम पे उन्हें जो मतलब कि समानता है वो मिले, इसके लिए उन लोगों ने आंदोलन किया। आगे कह रहे हैं इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार हुआ करता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा व्यक्ति बैठना चाहते उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ठीक है, तो इतनी मतलब कि बेकार टाइप की रीतियाँ वहाँ पर भी रही हैं कि अगर कोई गोरा व्यक्ति है, कोई उसकी चमड़ी गोरी है और वो सीट पे अगर बैठना चाह रहा है, तो अगर कोई काला व्यक्ति उस सीट पे बैठा है तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ जाती थी। ठीक है,
एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक महिला है रोजा पार्क्स, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहले ये देखिए क्या है, कह रहे हैं कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत हैं जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर इतिहास में परिवर्तन लाना है तो विद्रोह तो करना ही पड़ता है। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि रोजा पार्क्स, जिनका टाइम पीरियड बताया गया है 1913 से 2005, ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी एक सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। ठीक है, और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ऐसा नियम था कि अगर कोई गोरा व्यक्ति बैठना चाहे तो अगर कोई काला व्यक्ति है तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ जाती है। तो उस नियम को ना मानते हुए उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। कह रहे हैं कि उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ये जो पॉइंट है ये आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। ठीक है, कह रहे हैं कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, अब देखिए ये पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि जो नागरिक अधिकार अधिनियम है ये कब का है, तो 1964 का है। और इसमें क्या प्रावधान है वो भी देखिए कि इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध यानी कि मनाही किया। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में अब नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। अर्थात उनके यहाँ भी इस तरह का नियम था कि जो काले लोग हैं उनके लिए अलग विद्यालय खोले गए हैं, वो अलग तरह के विद्यालयों में पढ़ेंगे। आगे आप देखें, कह रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो ये देखिए, ये भी असमानता का एक लेवल है जो कि आपको अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा। भारत देश की तो बात ही अलग है। अब चलिए हम लोग जो हमारे संविधान का मतलब भाग 3 है, जिसमें अनुच्छेद 15 में समानता के बारे में बताया गया है, उसकी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हम देख लेते हैं। ये आपके लिए काम का पॉइंट है। हालांकि इस चैप्टर में एक एक पॉइंट काम का है, आपको हर जगह पे काम आने वाला है। क्या कह रहे हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि वह भारत का नागरिक है तो उसके साथ उसके धर्म को लेकर के, मूल वंश यानी कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है, उसकी जाति क्या है, वो लड़की लड़का है या फिर ट्रांसजेंडर है या कहाँ पे जन्म हुआ है, इन सब को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, पहला बता रहे हैं कि राज्य जो है ना किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। आपको याद रखना है कि जो राज्य है यानी कि जो सरकार है ना, उनके द्वारा इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो प्राइवेट लोग हैं वो इस तरह से भेदभाव कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट लोग जो है वो धर्म के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी, लिंग के आधार पर भी अपने अपने हिसाब से कुछ सुविधाएं या असुविधाएं अपने यहाँ मान्य कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार है यानी कि जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे इस तरह का जो असमानता है वो नहीं की जाएगी। कहाँ पे बताया गया है, तो हमारे अनुच्छेद 15 के। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी एक आधार पर दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों में या सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान है वहां पे प्रवेश या पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थान हैं उनके उपयोग से उन्हें रोका नहीं जाएगा। किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये किताबी बात नहीं, शांति से समझिए कि ये जो आधार दिए गए हैं यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान हो गया, सार्वजनिक भोजनालय यानी होटल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन के जो साधन है वहां पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अर्थात वो सार्वजनिक है तो आपको ये कह के नहीं रोका जा सकता कि भैया आप इस जाति को हो इस वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते, या आप इस लिंग के हैं यानी कि आप महिला हैं इस वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इस तरह की जो असमानता है वो नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ
अगर सपोज दैट कोई ऐसी जगह है जिसमें पूरी तरह से वो राज्य के द्वारा जो पोषित धन है उससे वो संस्था चल रही है, या फिर आंशिक रूप से राज्य के द्वारा पोषित जो धन है उससे संस्था चल रही है, तो भी वहाँ फिर जो भी लोग हैं उनको इन सारे आधारों पर वहाँ प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए। चलिए एक पॉइंट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस वजह से हमने कुछ स्किप नहीं किया है। देखें लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, उन्हें हम देख लेंगे। तो देखिए कह रहे हैं किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नया अर्थ देते हैं और अधिकाधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई कभी भी पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। लोग जो है नए नए विचार लाते रहते हैं कि ये वाली चीज़ की कमी है, इस वजह से अभी हम असमानता के ही कगार पे पहुंचे हैं। आगे देखें, कह रहे हैं कि इसमें केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। आगे फिर कह रहे हैं कि इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार आपको करना है कि सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो ये आप विचार खुद से करें। एक पॉइंट जो शब्द संकलन से है, हो सकता है आपसे इस डायरेक्ट शब्द को ही पूछ लें कि अब बताओ इस शब्द का मतलब क्या हुआ। अब जैसे केवीएस जो है ना, वो उसमें सुनने को आ रहा है कि वो 3 फेजेस में एग्जाम कराएगा, प्री मेंस इंटरव्यू। तो मेंस में जो है सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें लिखने के लिए आएगा, तो हो सकता है पूछ ले कि बताओ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो फिर क्या करिएगा आप, इस वजह से इसको देख लेते हैं चूंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो अब चूंकि हमने बता तो दिया ही है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, लेकिन जो किताबी लाइन है उसको भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो कि 18 साल से ऊपर के हों नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, गरिमा दिया हुआ है, अर्थात जो गरिमा शब्द है हमने देखा ना कि जो गरिमा शब्द है वो बीच में आया था, तो उसका मतलब हम लोग देख लेंगे। कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान देने के योग्य समझने से। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, संविधान। तो संविधान क्या है, तो संविधान एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले जो नियम और अधिनियम है उनको निरूपित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के कानून की एक किताब होती है संविधान। ठीक, अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो क्या है, वो है नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ये क्या है, तो जो नागरिक अधिकार आंदोलन है, कह रहे हैं कि एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की डिमांड की। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर सारी बातें समझ आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मैं